अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेक्चर नंबर 3 रिवाइज़ कर रहा था इंग्लिश एसे के बारे में, जो कि मैंने नोवा के अंदर सर आरिफ से लिया था। तो मैं उसकी एक शॉर्ट समरी बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ और उन लोगों के लिए जो इससे फ़ायदा लेना चाहें। इस तरह मैं सारे सीएसएस के जो लेक्चर्स हैं ना, उनके ऊपर एक एक समरी बनाऊँगा, क्योंकि एक लेक्चर 3 घंटे का होता है और मुझे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए खुद ही वीडियोज़ क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की वीडियो से समझ नहीं आते लेक्चर्स। चलें फिर करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च बेस्ड नॉलेज। इंग्लिश ऐसे को लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमारे पास एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इंग्लिश ऐसे के पेपर के बारे में कि जो आपने नॉलेज यूज़ करना है वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज यूज़ करना है। अब रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता क्या है, पहले हम ये सीखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या हों, रेफरेंसेस हों, हमारे पास नॉमिनेटिव थिंग्स यानी बॉडी वगैरह के अंदर राइटर ऑफ बुक्स के रेफरेंस दिए हुए हों, हमने रेफरेंसेस दिए हुए हों, कौन से दिए हों, जो राइटर हों किसी डिफरेंट बुक्स के, यूनाइटेड नेशन के रेफरेंसेस दे सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के दे सकते हैं, किसी नॉमिनेटिव थिंग के दे सकते हैं, नॉमिनेटिव बॉडी के दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के नहीं दे सकते, न्यूज़पेपर नॉलेज के, क्योंकि उसके हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं होते। हम हालांकि किसी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी राइटर ऑफ द बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी नॉमिनेटिव बॉडी यानी यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, और इस तरह हमारे पास अगर इन्वायरमेंट के ऊपर देना है तो फिर हम उसके अंदर भी जो है ना स्पेसिफिक जो बॉडीज़ हैं ना, उनका ही रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है उसका दे सकते हैं। बाकी आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप सर्च भी कर सकते हैं कि हम जो है ना स्पेसिफिक जो रेफरेंसेस होते हैं वो वहाँ सीएसएस के अंदर एटलीस्ट रिसर्च बेस्ड नॉलेज इसको कहते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपके साथ इसकी एक पूरी लिस्ट शेयर करूँगा अपनी फेसबुक की आईडी के ऊपर। उसमें सारे टॉपिक्स दिए होंगे कि आपने कौन कौन से रेफरेंसेस करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से मिल सकते हैं, किस न्यूज़पेपर से, किस रिसर्च आर्टिकल से, इस तरह सारी चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू सेलेक्ट सी एस 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 ए टॉपिक इन अ पेपर। अप्रोच, इसकी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। अप्रोच वन है, ये होती है कि हमारे पास व्हाट यू नो द मोस्ट अबाउट योर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की होती है, हम उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें ये है कि हमारे पास फोसिलाइज्ड नॉलेज हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है, मतलब पत्थर होता है, फ़ायदेमंद नहीं होता, रट्टा सिस्टम होता है, स्लाइड्स दे दी जाती हैं, नोट्स और कम्बैक्ट्स वगैरह इस तरह। रिसर्च बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, जो इक्का दुक्का हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है कि हम रिसर्च जो बेस्ड स्टडी करते हैं ना, हमें से कुछ ही रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं और कुछ ही इंस्टीट्यूशन जो है ना वो रिसर्च बेस्ड स्टडी करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव, सर ने कहा था ये डिसेप्टिव होता है, मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए। कि अप्रोच वन को हमारे पास क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास हम एजुकेशन बैकग्राउंड की बेस पे टॉपिक सेलेक्ट करके बैठे होते हैं, वो हमारे पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं होता, बल्कि वो एक फॉसिलाइज्ड नॉलेज होता है। फिर अप्रोच टू बताई थी सर ने कि व्हाट यू हैव रेड द मोस्ट अबाउट। आजकल जो है ना आपने बहुत कुछ पढ़ा हो ना जिस टॉपिक के बारे में, फिर आप वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि आजकल जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। अप्रोच थ्री जो होती है ना, व्हाट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, प्लस आपके पास नॉलेज भी हो। सामने का जो अप्रोच थ्री है ना, ये सही है, आपको ये करना चाहिए। अब एक तो आप इंटरेस्ट के मुताबिक टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, दूसरा आपके पास उसका नॉलेज बैकग्राउंड भी होना चाहिए। फिर उसके बाद सर ने हमारे पास लेक्चर थर्ड के अंदर बताया स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। सबसे पहले सर ने बताया हमारे पास टॉपिक सेगमेंटेशन होता है, हेडिंग्स ऑफ द आउटलाइन। हमारे पास फिक्स्ड हेडिंग्स होती हैं जिनको हम पैराग्राफ्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट पैराग्राफ, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक होता है सेकंड पैराग्राफ, और कंक्लूजन होता है लास्ट पैराग्राफ। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक होता है, इसको कुछ जो सर है ना वो बॉडी पैराग्राफ पे पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द टॉपिक इनटू प्राइमरी हेडिंग्स वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द की वर्ड्स ऑफ ऐसे स्टेटमेंट टॉपिक एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, द इशू बेस्ड टॉपिक कैन बी ब्रेक डाउन इनटू कॉज एंड इफेक्ट। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई भी हमारे पास इशू बेस्ड टॉपिक आता है तो हम फिर उसको काजेज एंड इफेक्ट्स के बेस पे ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक 2016 CSSA का एक टॉपिक था CSS का, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। अब काज वाटर क्राइसिस है, अफेक्ट क्या होती है, नेशनल यूनिटी। नंबर थ्री फिक्स्ड हेडिंग्स होती हैं हमारे पास और वेरिएबल हेडिंग्स होती हैं।
हमारे पास क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन। हम किसी भी टॉपिक की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। हाउ वाटर क्राइसिस अफेक्ट्स नेशनल यूनिटी, हाउ वाटर क्राइसिस द काज एंड नेशनल यूनिटी इज़ द इफेक्ट, हेल्प्स इन आउटलाइन मेकिंग, हेल्प्स इन दियर थीसिस स्टेटमेंट। नीड टू डिफाइन वाटर क्राइसिस, अप्लाई 5 Ws मॉडल। जो हमने पिछले सेकंड लेक्चर के अंदर स्टडी किया था 5 Ws मॉडल, उसको हम अप्लाई करेंगे। एंड एक्सप्लेन व्हाट इज़ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। हमारे पास हेडिंग 1 जो है ना वो है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। सब हेडिंग 1 जो है ना व्हाट एंड वाई वाटर क्राइसिस। सब हेडिंग 2 वेयर, व्हेन एंड हु ऑफ द क्राइसिस। तो ये हमने एक मेजर हेडिंग बनाई, उसके नीचे 2 सब हेडिंग्स बना दी। ठीक है, अब हमारे पास हेडिंग बी जो है ना वो क्या आ गई, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। इसके ऊपर जब हम 5 Ws अप्लाई करेंगे ना, तो इससे हम 5 सब हेडिंग्स निकाल सकते हैं, मगर हमने अपने इसको समझने के लिए हमने 2 सब हेडिंग्स निकाली हैं। अब इसमें हाउ नेशनल यूनिटी इज़ अचीव्ड इन पाकिस्तान, सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2 है द प्रिकेरियस नेचर ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। प्रिकेरियस का मतलब होता है कि डेलिकेट, नाजुक। उसके बाद हमने हेडिंग सी बनाई है उसी अपने टॉपिक से, कि हाउ वाटर क्राइसिस पोजेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। और हेडिंग डी बनाई है हाउ नेशनल यूनिटी इज़ टू बी प्रिजर्व इन द फेस ऑफ थ्रेट ऑफ वाटर क्राइसिस। हेडिंग ई बनाई है कंक्लूजन, जो कि फिक्स हेडिंग होती है। तो ये देखें, हमने इस टॉपिक से ये सब हेडिंग्स बनाई है। हम इनके सब हेडिंग्स 5-5 पे बना सकते हैं 5 Ws के रूल के तहत। अगर हम इसके ऊपर पेस्टल का फार्मूला लगाएं तो हमारी सब हेडिंग्स और ज़्यादा बन जाएंगी। तो ये फिर हमारी टॉपिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर कि हमने टॉपिक को किस तरह लेके जाना है और कैसे ही हमने उसको टॉपिक को एंड करना है। तो अब मैंने समझा और आपने समझा, हमने 3 लेक्चर सर का ले रहे हैं। ठीक हो गया। और ये थी हमारे पास शीट नंबर 3। अब मैं लाता हूँ शीट नंबर 4। उसके अंदर हमारे पास इस टॉपिक को हमने आगे ले जाना है ताकि हम अपना 3rd लेक्चर को कंप्लीट कर लें और हमारा सीक्वेंस के साथ ऐसे चलता रहे। अब आउटलाइन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। अब हम इसकी एक छोटी सी आउटलाइन बना रहे हैं ताकि आप इस टॉपिक को सही तरीके से समझें और आपको पता चले कि आउटलाइन कैसे बनाती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरे नंबर पर हमने लिखा द कोरिलेशन बिटवीन वाटर यूनिट स्केसिटी एंड नेशनल यूनिटी। नंबर 3 पे लिखा डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो इसके नीचे हमने सब जो है ना हेडिंग्स वो बनाई, व्हाट इज़ वाटर क्राइसिस, व्हाई देयर इज़ वाटर क्राइसिस। ये 5 W वाला रूल के तहत बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल देने थे इसलिए 2 बनाए। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ नेशनल यूनिटी, हाउ नेशनल यूनिटी इज़ अचीव्ड इन पाकिस्तान, द प्रिक्योर्स नेचर ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। फिर हमने 5वां पॉइंट बनाया इसका, हाउ वाटर क्राइसिस पोजेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान, नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। इसके भी हम आगे 3-4 सब 5 सब हेडिंग्स तक बना सकते हैं। तो ये हमारे टाइम पे डिपेंड करता है, जितना टाइम होगा उतने सब हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हाउ नेशनल यूनिटी इज़ टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ थ्रेट ऑफ वाटर क्राइसिस। तो इसकी भी सब हेडिंग्स खुद बना सकते हैं। फिर उसके आगे कंक्लूजन लिखेंगे। अब सर ने फिर एक और टॉपिक करवाया, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये इशू बेस्ड टॉपिक है सर ने कहा, इसको भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं काज इफेक्ट और रेमेडीज़ की बेस पे। क्योंकि CSS में जो है ना चेकर जो होता है, एग्जामिनर होता है, वो हमारे से उसकी रेमेडीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उसको पता होता है कि एक जो ऑफिसर होता है वो सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम को काज और इफेक्ट की बेस पे नहीं देखता, बल्कि वो उसकी रेमेडीज़ भी सजेस्ट करता है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे पास क्या देती है, हमें सब हेडिंग्स देती है। अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कम अप विद सेवरल पॉसिबल पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, collect a pool of ideas and points, do not arrange the points at this stage। इसमें सिर्फ हमने रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब ये नहीं है कि सर ने कि खुद ब खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दो, सर ने उसका तरीका सिखाया है। हमारे पास क्या होता है, हम एक तो एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, दूसरे पे हम करते हैं डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू। अब जो हमारे पास एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ करते हैं ना, तो इसमें हमारा ज़्यादा क्या होता है, इंकरेजमेंट होती है। और जब हम डिवाइड करते हैं ना, उसमें हमारे पास डिस्करेजमेंट होती है। ठीक हो गया। अब हम इधर करते हैं, सर ने कहा यहाँ हम जो है ना एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ में हम डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं, और जो डिसाइड व्हाट टू डू इसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है हमारे पास, ये ओपन एंडेड टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, ये पूल ऑफ आइडियाज़ होता है, पूल ऑफ आइडियाज़ की कलेक्शन होती है। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो हमारे पास लिमिटेड आइडियाज़ और पॉइंट्स की कलेक्शन होती है। स्टूडेंट सर ने कहा आदि होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के, कि एक ये पॉइंट को थोड़ा स्क्वेड के सोचते हैं, हालांकि इनको डाइवर्जेंट थिंक करनी चाहिए। पूल ऑफ आइडियाज़ ऑफ कलेक्शन मतलब खुल के अपने पॉइंट्स दो। उसे सर ने कहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी चाहिए।
अब पॉइंट 5 हम आउटलाइन का उठाया यहाँ पे सर ने, तो उसके ऊपर हमने फिर की है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाउ वाटर क्राइसिस पोजेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, इस पे डिफरेंट पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उनको हमें जो है ना स्पेसिफिक पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो टाइम को देखते हुए उनको कैंसिल कर देंगे। तो ये फिर हमारे पास रिफाइन, हमारे पास आउटलाइन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउटलाइन बनाई, हमने पॉइंट लिखा इम्बैलेंस ऑफ वाटर डिस्टर्बेंस अमंग प्रोविंसेस, आवर एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन इट एंड फूड सिक्योरिटी, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन वाटर, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लैशेस, यूनिटी डिस्टर्बेंस। तो इस तरह हमने सारे पॉइंट्स बनाए, हमने ख़ुद सोचा, हमने इसकी आउटलाइंस बनाई। तो मैंने इसकी इतनी सारी आउटलाइंस बनाई। उसके बाद सर ने कहा है कि मैंने जेड तक इसकी आउटलाइन बना दी, फिर डबल ए भी बना दी। ठीक है, ये प्रीलॉड टू सिविल वार। अब सर ने कहा कि हमारे पास टॉपिक मेन आउटलाइन क्या थी, हाउ वाटर क्राइसिस पोजेस एसेंशियल थ्रेट टू नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। तो इसमें सर ने क्या, जो इससे रेलिवेंट नहीं है ना, या जो आपने डबल डबल, जैसे इकोनॉमी के ऊपर मैंने 2 बना दी या 3 बना दी, या सोशल इश्यूज़ पे मैंने 5 बना दी, सर ने क्या जो डबल है सबसे पहले उनको कैंसिल कर दो। तो देखें ये मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं छोटे छोटे, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिए। ठीक है, अब क्योंकि ये देखें ये क्रॉस लगा दिए, मैंने सोचा कि ये मैंने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है ना, मुझे इन टॉपिक्स में से इनसे अच्छी अच्छी लाइंस मिल गई। जैसे मैंने लिखा है स्कार्सिटी ऑफ द फूड विल कॉज इकोनॉमिक स्कैम। और मैंने फिर दूसरा अपने लिए क्या चूज़ किया, एक और मैंने ये चूज़ की, मैं कि इसकी आउटलाइन बनाऊंगा कि इम्बैलेंस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्रोविंसेस, इससे भी हमारे पास जो नेशनल यूनिटी है ना वो भी थ्रेट होता है। फिर मैंने कहा एक मैं ये देख लेता हूँ, अवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इट, यानी ये फूड सिक्योरिटी हमारे पास। फिर मैंने फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लैशेस, तो ये मैंने फिर अपने लिए चूज़ की 9 हेडिंग्स। तो इस तरह फिर क्या हो गया कि ये रिफाइन हो गई। अब मेरी जो 5वीं मेन हेडिंग है उसके मैं नीचे 9 सब हेडिंग्स बना दी, तो ये मेरी आउटलाइन का पार्ट बन गई। उसके बाद जो मेरे पास छठा पॉइंट था आउटलाइन का, वो ये था हाउ नेशनल यूनिटी इज़ टू बी प्रिजर्व इन द फेस ऑफ थ्रेट ऑफ वाटर क्राइसिस। तो इस पर मैंने भी बहुत सारी बनाई आउटलाइंस, फिर मैंने उनमें से जो रिफाइन थी ना वो 4 की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारी सोचते हैं, बहुत सारी डायमेंशंस लेते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स हमारा जो मेन टॉपिक होता है ना उससे रिलेटेड जो आउटलाइंस बनती हैं, फिर उनको हम सब हेडिंग्स बना देते हैं या सब आउटलाइंस बना देते हैं। तो इस तरह ये फिर सारा चलता है। ये फिर जब इंसान एक बार इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे तो फिर इंसान का जहन खुल जाता है। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास क्या आता है, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होती है, इसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डिवाइडेड पूल ऑफ आइडियाज़ और पॉइंट्स होते हैं ना इनटू टॉपिक सेगमेंट, यानी वेरिएबल हेडिंग्स बनाते हैं। फिल्टर योर पॉइंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट एंड द वन ऑन विच यू कैन प्रोवाइड एविडेंस इन एग्जाम्पल, फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स एंड कोटेशन। अब हम फिर उसमें से जो हमने बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है ना, माइंड मैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो तो हमारे एक तो हमारे ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, हमारी मतलब मेन हेडिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमने सब हेडिंग के लिए माइंड ये की थी, हमने सारा सोचा था, माइंड मैपिंग की थी, तो क्रिटिकल थिंकिंग की थी और ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। तो फिर हम देखते हैं कि अब ये वाला पॉइंट जो है ना इकोनॉमी वाला मुझे जो आ रहा है, इसके बारे में मुझे एग्जांपल आती हैं, फैक्ट्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, कोटेशंस आती हैं, ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड ऐसे बने। तो फिर हम ये चीज़ें सारी सोचते हैं, उसके बाद फिर हम वो आउटलाइन सेलेक्ट करके अपनी ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं। तो एज़ पर टाइम जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे जो है ना 25 टू 3000 है ना हमारे पास होना चाहिए। तो हम एज़ पर टाइम इसकी ब्रेक डाउन की है, सर ने इस तरह की हुई थी ताकि हम फिर इसके मुताबिक प्रैक्टिस करें अपने, ताकि हमारा टाइम मैनेज हो पेपर का। सर ने कहा हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं सी एस एस ऐसे को अटैम्प्ट करने के लिए। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास 220 से 250 वर्ड्स होते हैं, बॉडी पैराग्राफ के अंदर 100 से 120 वर्ड्स होते हैं, कंक्लूजन में 120 टू 150 वर्ड्स होते हैं, और टोटल वर्ड्स हमारे पास 500 आ जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। फिर हमारे पास जो 2000 वर्ड्स होते हैं ना उसमें हमारे पास 16 से 18 पैराग्राफ लिखने होते हैं। सर ने कहा कि आपको जो है ना एटलीस्ट 17 पैराग्राफ लिखना अचीव करना चाहिए फॉर 2000 वर्ड्स। ठीक है, तो 17 प्लस 3 टोटल 20 पैराग्राफ हो गए। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमें 9 मिनट्स पर पैराग्राफ मिलते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट जो 1 पैराग्राफ होता है हमारा वो 0.75 ऑफ द पेज होना चाहिए। और अगर आपसे टाइम मैनेज होता है तो फिर वो आप जो है ना एक पेज की ये वाली साइड पूरी और दूसरी साइड जो है ना यहाँ तक हाफ तक ले आएँ, तो ये आपका एक पैराग्राफ की लेंथ होती है। ठीक हो गया, बाकी इन वर्ड्स को भी आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो इस तरह फिर आपकी जो है ना ये जो है ना सर ने अपनी रूब्रिक से बताई थी, क्योंकि सर एक्स चेकर रह गए हैं ऐसे के।
तो उनको ये मिलती है, तो उसके मुताबिक ये वर्ड्स काउंट होते हैं। अगर हम इस वर्ड्स काउंट के तहत तो अपने CSS ऐसे को अटैम्प्ट करते हैं और 17 पैराग्राफ के अंदर उसको सम अप करते हैं, तो हमारा जो है ना वो CSS के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसे लिखा जाता है। आई थिंक हमारा 3rd लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट टाइम।